हेलो प्यारे बच्चों, आपका आपके अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, हम पढ़ रहे थे कक्षा 12 का भूगोल विषय, जिसमें आपकी किताब मानव भूगोल के मूल सिद्धांत का पहला पाठ मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप। आज यह इस पाठ का आखिरी भाग है, जिसमें हम केवल प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, लिखित कथनों में से कौन सा भूगोल का वर्णन नहीं करता? आपके ऑप्शन है। ऑप्शन क समाकलनात्मक अनुशासन, ऑप्शन ख मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन, ऑप्शन ग द्वैतता पर आश्रित, ऑप्शन घ प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं। प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। ऑप्शन क यात्रियों के विवरण, ऑप्शन क प्राचीन मानचित्र, ऑप्शन घ चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने, ऑप्शन घ प्राचीन महाकाव्य। तो इसमें चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने जो भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है, ये इसका आंसर ग सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? ऑप्शन क मानव बुद्धिमत्ता, ऑप्शन ख प्रौद्योगिकी, ऑप्शन ग लोगों के अनुभव, ऑप्शन ग मानवीय भाईचारा। तो इसमें आपका सही जवाब होगा प्रौद्योगिकी, इसका सही जवाब होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपगमन नहीं है? ऑप्शन क क्षेत्रीय विभिन्नता, ऑप्शन ख मात्रात्मक क्रांति, ऑप्शन ग स्थानिक संगठन और ऑप्शन घ अन्वेषण और वर्णन। आंसर इसका आपका ग होगा, स्थानिक संगठन। और इसी के साथ ये वस्तुनिष्ठ आपके जो 4 प्रश्न हैं, इसके बाद आपका अगला प्रश्न आता है, जिनका प्रश्न है मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। तो इसका उत्तर है अनेक विद्वानों ने मानव भूगोल को परिभाषित किया है, जिनमें कुछ बातें समान है। मतलब जिन विद्वानों की जो परिभाषाएं, उनमें कुछ बातें जो समान हैं, उन बातों पर हम बात कर रहे हैं। मानव भूगोल के अंतर्गत प्राकृतिक यानी भौतिक की बात कर रहे हैं, तथा मानवीय जगत के बीच अंतर संबंधों, मानवीय परिघटनाओं के स्थानिक वितरण, उनके घटित होने के कारणों तथा विश्व के विभिन्न भागों में सामाजिक व आर्थिक विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। अगला हमारा जो प्रश्न है वह है मानव भूगोल के कुछ उपक्षेत्रों के नाम बताइए। तो इसका उत्तर हम पहले पिछली क्लास में उपक्षेत्रों पर बात कर चुके हैं। तो इसके क्या क्या कौन कौन से उपक्षेत्र होंगे? व्यवहारवादी भूगोल, सामाजिक कल्याण का भूगोल, कृषि भूगोल, उद्योग भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, लिंग भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, चिकित्सा भूगोल, निर्वाचन भूगोल और संसाधन भूगोल आदि। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मानव भूगोल किस प्रकार अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंधित है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए, मानव भूगोल की प्रकृति अत्यधिक अंतर विषयक है, क्योंकि इसमें मानव और प्राकृतिक वातावरण के बीच अंतर संबंधों नहीं है बच्चों, ये अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अतः इसका अनेक सामाजिक विषयों से गहरा संबंध है, जैसे सामाजिक विज्ञान, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, इतिहास, समाजशास्त्र, मानव विज्ञान व राजनीतिक विज्ञान आदि से इसका घनिष्ठ संबंध रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न 3 है। इसका पहला प्रश्न है मानव के प्राकृतिकरण की व्याख्या कीजिए। तो इस प्रश्न को आप पढ़ते ही समझ जाएंगे कि मनुष्य के प्राकृतिकरण, यानी हम यहाँ पे निश्चयवाद से संबंधित इसके बारे में बात करेंगे। मनुष्य की प्रकृति से संबंधित इसमें हम बात करने वाले हैं। देखते हैं। आदिम अवस्था में जब प्रौद्योगिकी का स्तर यानी तकनीकी का स्तर अत्यंत निम्न था, तब मानव प्रकृति के आदेशों के अनुसार
अपने आप को ढालने के लिए बाध्य था। उस समय मानव के सामाजिक विकास की अवस्था भी आदिम थी, अर्थात नहीं पुरानी थी। मानव किस प्रकार की अन्योन्य क्रिया को पर्यावरण, मानव की किस प्रकार की क्रिया को अन्योन्य क्रिया, ये किस प्रकार की जगह बच्चों इस प्रकार है, तो यहाँ पर हम प्रकार की अन्योन्य क्रिया को पर्यावरण निश्चयवाद कहा है। तो अन्योन्य क्रिया क्या होती है बच्चों, देखें, एक ही क्रिया जो दो वस्तुओं द्वारा एक साथ संपन्न होती है और परस्पर एक दूसरे को कारण के रूप में वर्णित करती है, वह क्रिया अन्योन्य क्रिया कहलाती है। आगे चलते हैं। इस अवस्था में प्राकृतिक मानव प्रकृति की सुनता था, उसकी प्रचंडता से भयभीत होता था और प्रकृति की पूजा करता था। ये सदस्य नहीं है इस बच्चों, यहाँ पर ये है सतत, ये सतत पोषण है, सतत पोषण हेतु मनुष्य प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है। समय के साथ साथ लोग अपने पर्यावरण और प्राकृतिक बलों को समझने लगे और अपने अर्जित ज्ञान के बल पर तकनीकी कौशल को विकसित करने में समर्थ हो गए। इस तरह लोग सामाजिक और संस्कृति की सहायता से और अधिक सक्षम प्रौद्योगिकी का विकास करने लगे। वास्तव में पर्यावरण से प्राप्त संसाधन की संभावनाओं को जन्म देते हैं। वास्तव में पर्यावरण ही, तो ये यहाँ पर से प्राप्त संसाधन की टाइपिंग मिस्टेक हो गई है बच्चों, ध्यान रखें, संसाधन ही संभावनाओं को जन्म देते हैं। मानवीय क्रियाएं सांस्कृतिक भूदृश्यों की रचना करती है, अर्थात मनुष्य के द्वारा जो क्रियाएं की जाती है उससे भूदृश्यों यानी जो भी धरातल पर पुल है, सड़कें हैं, मकान है, जो भवन है, इनका जो निर्माण होता है यानी भूदृश्यों की रचना करती है, जिसका प्रभाव प्राकृतिक वातावरण पर हम देख सकते हैं। इसी तरह प्रकृति का मानवीकरण होने लगता है। तो अगले प्रश्न पे बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा दूसरा है, मानव भूगोल के विषय क्षेत्र पर एक टिप्पणी लिखिए। भूगोल की दो प्रमुख शाखाओं में से एक मानव भूगोल है। वास्तव में भूगोल का मुख्य सरोकार ही पृथ्वी को मानव के घर के रूप में समझना और उन सभी तत्वों का अध्ययन करना है जिन्होंने मानव को पोषित किया है। अतः मानव भूगोल में प्राकृतिक तथा मानवीय जगत के बीच अंतः संबंधों, मानवीय परिघटनाओं के स्थानिक वितरण, उनके घटित होने के कारणों तथा विश्व के विभिन्न भागों में सामाजिक और आर्थिक विभिन्न तत्वों का अध्ययन करते हैं। सामाजिक विज्ञान के अध्ययन का केंद्र मानव ही होता है। अन्योन्य क्रियाओं के परिणाम स्वरूप विभिन्न सामाजिक विज्ञानों की उत्पत्ति संभव हो सकी, जैसे कि समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, मानव विज्ञान, कल्याण विज्ञान, कल्याण अर्थशास्त्र, जनांकिकीय अध्ययन, इतिहास, महामारी विज्ञान, नगरीय अध्ययन व नियोजन, राजनीतिक विज्ञान, सैन्य विज्ञान, लिंग अध्ययन, नगर व ग्रामीण अध्ययन, अर्थशास्त्र संसाधन अध्ययन, कृषि विज्ञान, पर्यटन व यात्रा प्रबंधन तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आदि। इस तरह ज्ञान के विस्तार के साथ मानव भूगोल के नए उपक्षेत्रों का विकास होता रहा। और इसी के साथ प्यारे प्यारे बच्चों, इस पाठ के यह प्रश्न उत्तर की जो आज हमारी क्लास जो ये कक्षा थी, ये यहाँ पे समाप्त होती है। इस पाठ के सारे प्रश्न उत्तर यहाँ खत्म होते हैं।